नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल्स में। दोस्तों, क्या है आज की डिफेंस अपडेट्स, चलिए एक एक करके उस पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान की धूर्तता को लेकर आ रही है और पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसमें एक भारतीय जवान शहीद हो गया था। लेकिन फिर से एक और नई अपडेट मिल रही है, उसमें पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया और इस सीज फायर में भारत के 2 जवान शहीद हो गए। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने सुबह कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास बिना किसी उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए मोर्टार दागे और अन्य हथियारों से गोलाबारी की। पाकिस्तान की इस हरकत का भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान की सेना पिछले 5 दिनों से पुंछ की बस्तियों को निशाना बना रही है, यानी कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और उसको मालूम है कि वो आतंकी घुसपैठ कराने में नाकाम रह रहा है और इस बावजूद वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना भी यहाँ पर एक्शन मोड पर है और ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। अगली खबर की बात करते हैं तो एलएसी को लेकर आ रही है। चीन से एलएसी पर तनाव के दौरान लेह में तैनात भारतीय सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह को अब देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कमांडेंट बनाकर भेज दिया गया है। सूत्रों के अनुसार मौजूदा समय में लेह में तैनात 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह का स्थान अब लेफ्टिनेंट जनरल पीकेजी मेनन लेंगे और मेनन का ये नया कार्यकाल अक्टूबर के मध्य में उनको मिल जाएगा। आपको बता दें कि मेनन मौजूदा समय में सेना मुख्यालय में शिकायत सलाहकार बोर्ड यानी कि कंप्लेंट एडवाइजरी बोर्ड कैब के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर हैं। वे सेना में शिकायत प्रणाली के प्रभारी हैं और सीधे तौर पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे को रिपोर्ट करते हैं। मेनन ने हाल ही में हुई भारत और चीनी सेना की कोर कमांडर स्तर की बातचीत में भी हिस्सा लिया था। यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है स्वदेशी हवित्जर को लेकर। जबलपुर में लॉन्ग प्रूफ रेंज यानी कि एलपीआर खमरिया में स्वदेशी रूप से विकसित 155 mm × 39 कैलिबर अल्ट्रालाइट हवित्जर तोप के विकास स्तर की फायरिंग ट्रायल के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। डीआरडीओ के साथ तकनीकी सहयोग से भारत फोर्स पुणे द्वारा बंदूक को विकसित किया जा रहा है। भारत ने अमेरिका से M777 अल्ट्रालाइट हवित्जर तोपों की खरीद की थी और भारत में बराबर तोपों का स्वदेशी उत्पादन लागत कुशल तरीके से अपनी सामरिक ताकत बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। विशेषज्ञों के अनुसार ये पहला मौका है जब देश में किसी उन्नत बंदूक को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और इसका प्रोटोटाइप जबलपुर में परीक्षण गोलाबारी के लिए रखा गया है। अल्ट्रालाइट हवित्जर को डीआरडीओ की मदद से कठोर अनुसंधान के साथ डिजाइन और विकसित किया गया है। एलपीआर खमरिया कमांडेंट ब्रिगेडियर निश्चय राउत ने बताया कि 2 दिन पहले 155 × 39 कैलिबर गन के प्रोटोटाइप के विकास के परीक्षण फायरिंग शुरू हो चुकी थी। इस प्रोटोटाइप गन ने एक दिन में कुल 12 राउंड फायरिंग की है। शुरू में प्रोटोटाइप गन से विकास स्तर की गोलाबारी निशाने तक थी। तकनीकी विशेषज्ञों की टीम इसे आगे के परीक्षणों के लिए तैयार करने के लिए और सुधार और परीक्षण फायरिंग के निष्कर्षों की समीक्षा करेगी। ब्रिगेडियर राउत ने बताया कि एलपीआर खमरिया को लंबी बैरल बंदूक के परीक्षण के लिए मंजूरी मिल गई है। ये तीसरी सबसे बड़ी बंदूक है जिसे स्वदेशी रूप से विकसित शारंग और धनुष प्रणालियों के सफल परीक्षण के बाद एलपीआर खमरिया में रखा जा रहा है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो सीसीएस को लेकर आ रही है, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को लेकर। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भारतीय सेना के लिए एक सुरक्षित संचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें आगे के क्षेत्रों में आधुनिक ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक शामिल होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आईटीआई ने 7,796 यानी कि 7,796 करोड़ रुपए की योजना को लागू करने के लिए सेट किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि नया आर्मी स्टैटिक स्विच कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी कि ASCON रक्षा बलों की परिचालन क्षमता को बढ़ावा देगा, जो चीन के साथ सीमा पर मौजूदा परिचालन स्थिति को देखते हुए और PSU को एक अवसर भी प्रदान करता है। आपको बता दें कि इस परियोजना से सैन्य संचार प्रणाली का कंप्लीट अपग्रेडेशन होगा, जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल को मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग यानी कि MPLS टेक्नोलॉजी से स्थानांतरित हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ऑप्टिकल फाइबर केबल, माइक्रोवेव रेडियो और सैटेलाइट का संचार मीडिया के रूप में उपयोग किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना संवेदनशील फॉरवर्ड ऑपरेशन क्षेत्रों में भारतीय सेना के संचार नेटवर्क को बढ़ाएगी, जो विशेष रूप से एलएसी में वर्तमान परिचालन स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना की परिचालन तैयारियों को एक बड़ा बढ़ावा देगी। यानी कि चीन जिस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर केबलिंग कर रहा है सीमा पर, ठीक भारत ने भी अब उसी तरीके से अपनी संचार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सेम वही योजना शुरू कर दी है और ये बेहद जरूरी भी है, क्योंकि इस तरीके की जो संचार सुविधाएं होती है वो ऑल वेदर होती है और किसी भी तरीके से उनमें इंटरप्शन नहीं आता है। तो ये बेहद जरूरी है और ये अच्छा कदम भी माना जा सकता है रक्षा मंत्रालय का कि उन्होंने इस बड़ी परियोजना को हरी झंडी दे दी है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो हैंड ग्रेनेड्स को लेकर आ रही है।
ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी निजी कंपनी को गोला बारूद बनाए जाने का एक प्रोजेक्ट मिल रहा है। भारतीय निजी क्षेत्र के लिए पहली बार रक्षा मंत्रालय ने उद्योग में 10 लाख हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए आदेश जारी किया है, ताकि बलों के साथ पुरानी डिजाइन को चेंज किया जा सके। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अभी तक इनका उत्पादन केवल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कर रहा था। 2 साल की अवधि के अंदर इन आधुनिक हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति की जाएगी और इसके लिए इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने 400 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। नए ग्रेनेड, जिसे मल्टीमोड हैंड ग्रेनेड यानी कि MMHG कहा जाता है, इसे DRDO के टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा डिजाइन किया गया है और ये पूरी तरह से भारत में बना है। भारत ने साथ ही यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड पर निर्भरता कम करते हुए अपने सशस्त्र बलों को अच्छे गोला बारूद की आपूर्ति करने के लिए इस निजी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। और इस नए हैंड ग्रेनेड की उत्पादन लागत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तुलना में काफी कम है। इन नए ग्रेनेड्स को सेना और वायुसेना के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ग्रेनेड नंबर 36 से बदला जाएगा, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के पुराने डिजाइन है। MMGH का उपयोग फ्रेगमेंटेशन और स्टन मोड में किया जा सकता है। इसमें सटीकता भी है और विश्वसनीयता भी है। DRDO ने 2016 में निजी कंपनी को ग्रेनेड बनाने के लिए टेक्नोलॉजी स्थानांतरित की थी, जिसके बाद सेना के द्वारा सभी मौसमों में इनके परीक्षण किए गए थे। इनमें रेगिस्तान, ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी इलाके भी शामिल थे। निजी सार्वजनिक साझेदारी कुछ ही वर्षों में महत्वपूर्ण रक्षा क्षेत्र में बहुत सफलतापूर्वक परिणाम दे सकती है। यानी कि भारत अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड पर नकेल कसते हुए प्राइवेट पार्टनरशिप को यहाँ पर आगे ला रहा है, ताकि अच्छे गोला बारूद बन सके और साथ ही साथ सेना जिन पर विश्वास कर सके। तो ये बहुत अच्छा फैसला है रक्षा मंत्रालय का कि उन्होंने प्राइवेट भागीदार जो कि स्वदेशी रूप से भारत में ही इनका निर्माण कर रही हैं और टेक्नोलॉजी इनको DRDO ने दी है और ये अच्छी क्वालिटी का ग्रेनेड भारतीय सेना को प्रोवाइड कराएंगे। अगली खबर की बात करते हैं तो वो एयर इंडिया 1 को लेकर आ रही है। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब एयर इंडिया 1 से देश विदेश की यात्रा कर पाएंगे और ये VIP एयरक्राफ्ट आज अमेरिका से भारत पहुंच रहे हैं। इन विमानों के लिए भारत ने 2018 में बोइंग कंपनी से डील की थी। विमानों को कस्टमाइज करने का काम अमेरिका में किया गया। सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से इसमें बदलाव किया गया है। भारत को मिलने वाले इस विमान का नाम एयर इंडिया 1 रखा गया है। जानकारों के अनुसार एयर इंडिया 1 अग्रिम और सुनिश्चित संचार प्रणाली से लैस है। अगली खबर की बात करते हैं तो निर्भय मिसाइल को लेकर आ रही है। भारत अब निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल को भारतीय सेना और नौसेना में शामिल करेगा। वहीं चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत ने LAC पर निर्भय मिसाइल को पहले से तैनात किया हुआ है। निर्भय मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। ये मिसाइल जमीन से 100 मीटर से 4 किलोमीटर के बीच उड़ान भरने में भी सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने औपचारिक रूप से निर्भय को सेना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि औपचारिकता की प्रतीक्षा भारतीय सेना ने नहीं की और तुरंत ही इन मिसाइलों को डिप्लॉय कर दिया गया। अगली खबर की बात करते हैं तो स्पेस को लेकर आ रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो एक बड़े मिशन की ओर अपने कदम बढ़ाने जा रहा है। फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES का कहना है कि इसरो 2025 में शुक्र ग्रह पर अपना मिशन भेजेगा और फ्रांस इसमें शामिल होगा। फ्रांस की स्पेस एजेंसी के बयान में कहा गया है कि इसरो ने आग्रह प्रस्ताव के बाद मिशन के लिए रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस और फ्रांस के राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र CNRS से संबंधित फ्रांसीसी अनुसंधान प्रयोगशाला लॉटमॉस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वायरल यानी कि वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिंकर उपकरण का चयन किया है। इसरो के अध्यक्ष और CNES के अध्यक्ष ने आपस में बातचीत की है और अंतरिक्ष में भारत तथा फ्रांस के बीच सहयोग वाले क्षेत्र की समीक्षा की है। हालांकि इस पूरे प्रकरण के बारे में इसरो की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया। CNES के एक बयान में कहा गया है कि अंतरिक्ष खोज क्षेत्र में फ्रांस शुक्र ग्रह से संबंधित इसरो के मिशन में शामिल होगा, जिसका 2025 में प्रक्षेपण निर्धारित है। CNES फ्रांसीसी योगदान की तैयारी और समन्वय करेगा। ये पहली बार है जब भारत के अन्वेषण मिशन में किसी फ्रांसीसी उपकरण का इस्तेमाल होगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप जरूर अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये जानकारी आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।